नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। आज के इस सेशन में जैसा कि हमने कमिटमेंट करा था कि जैसे हमारा मॉडल पेपर का सीरीज खत्म हो जाता है, हम कक्षा 10 के गणित का एक रिवीजन सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज का ये पहला सेशन है हमारा जिसमें हम संख्या पद्धति पे जितने भी प्रश्न आ सकते हैं यानी कि वास्तविक संख्याएं, जितने भी प्रश्न इससे आ सकते हैं आपके एग्जाम में और जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, मैंने उन सारे टाइप्स को कवर करने का कोशिश करा इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको सीरीज अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपके जो भी सजेशन हो। देखिए, आपका ये लाइक कमेंट्स वगैरह ये चीजें जो होती है ना, हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे चीजें, अच्छे अच्छे वीडियो को अपलोड करें। ठीक है, तो आइए बिना डिले किए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, जब हम अगर संख्याओं की बात करेंगे ना, तो हम संख्या को इस तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए जितनी भी संख्या है उन सारी संख्याओं को हमने इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और जब हमने इन संख्याओं का बंटवारा किया तो इन संख्या के दो हिस्से बने। ये रहे, पहला हिस्सा कहलाया काल्पनिक संख्या और दूसरा हिस्सा कहलाया क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए, चूंकि काल्पनिक संख्या जो है ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं नहीं। हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या अगर जब हम इसे फर्दर बांटते हैं तो ये जाके बंटता है आपका दो हिस्से में। एक हिस्सा बनता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा हिस्सा जो इसका बनता है ना, ये बनता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, अब देखिए, परिमेय संख्या को हम समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें तथा q का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जरा समझिएगा, हमने लिखा 2/5, यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने लिखा 4/3, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने लिखा सीधे 10 लिख दिया हमने, तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 10/1। तो देखिए ये p बटे q के रूप का बन गया। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती है, और जहां पे जो q का मान होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए, अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या किस संख्या को कहेंगे, वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में क्या करें, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण जैसे कि √2, √3, √5 आपका हो गया, जैसे कि पाई, जैसे कि 10.123124201 इत्यादि। यानी कि ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहां से अपरिमेय संख्या पे कुछ विशेष बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अपरिमेय संख्या पे जो हम चर्चा करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। चलिए देखिए, ये जो हमारी परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या, इनके जो दशमलव प्रसार होंगे ना, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होंगे शांत और दूसरा क्या होता है जी, दूसरा होगा अशांत आवृत्ति। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, शांत का मतलब हुआ जैसे कि हमने लिखा
5.2। और अशांत आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिखा 1.33333 इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1.3 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है जी। तो ये आपका कहलाता है अशांत आवृत्ति और ये कहलाता है शांत आवृत्ति। अब देखिए कोई परिमेय संख्या कब शांत होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा बात हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। मान के चलिए, देखिए जैसे कि हमारे पास एक परिमेय संख्या है p/q के रूप का, जहां पे ये जो q का वैल्यू होगा ना आपका, ये जो q का वैल्यू होगा ना आपका, ये होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का, ठीक है। जहां पे q का वैल्यू जो होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का। इस पे आधारित हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है, एक मिनट मैं भी कराता हूं। क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या 21/2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति। तो इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि शांत है या फिर अशांत आवृत्ति। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि चूंकि q का जो मान है, q यहां पे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः दी गई संख्या कैसी संख्या होगी, आपका दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है। ऐसे ऐसे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अशांत आवृत्ति पे आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, मैंने इस पे भी आधारित एक दो क्वेश्चन लाया है, आप इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया 0.46 रैकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए ये जो 0.46 है यह एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि इसको ना परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, यहां से लिखिएगा 46 बटा, अब देखिए दो अंक 4 और 6 दोनों के ऊपर रैकरिंग है ना, तो नीचे में क्या लिख देंगे 99, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए 0.32 के ऊपर रैकरिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका 0.3222 इस तरीके से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे 0.32 है ना, तो आप लिख लीजिएगा पहले 32 बटा जितने के ऊपर रैकरिंग है बटा में उतना 9। देखिए सिर्फ 2 के ऊपर रैकरिंग है यहाँ पे, तो हमने लिखा 1 9। अच्छा बाकी के ऊपर रैकरिंग यानी कि अकेला 3 है जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, तो इसके बदले का हमने लिख दिया 1 0, और इसमें से हमने क्या किया 32 में से हमने घटा दिया किसको, जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, तो 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, देखिए 32 में से 3 घट गया 29 और बटे का 90, आंसर आ गया। तो यहां से देखिए हमने एक ये क्वेश्चन कवर करा, एक ये क्वेश्चन को कवर करा है और एक इस टाइप को कवर करा है, यानी कि यहां से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर करा है। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाज्य और अभाज्य संख्या पे आधारित, तो कैसे होता है जी, इसे जरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य और भी किसी संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने लिखा 4, तो 4 देखिए 4 में 1 से ही भाग लगेगा, स्वयं 4 से ही भाग लगेगा, और इसके अलावा क्या है जी, इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, अर्थात 2 दूनी 4। हमने लिखा जैसे कि 6 में देखिए 1 से भी भाग लग रहा है, 6 में स्वयं 6 से ही भाग लगेगा, और स्वयं 6 में 3 से भी लगेगा, और साथ ही साथ 6 में 2 से भी भाग लगेगा। तो देखिए 1 और स्वयं के अलावा भी इसमें और भी अंक है जिससे क्या हो रहा है 6 विभाजित हो रहा है, अतः 6 4 ये सब कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई।
अब देखिए अभाज्य संख्या को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या कैसी संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी भी अंक से भाग न लगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी अंक से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने लिखा 3, तो 3 देखिए एक और स्वयं यानी कि 3 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि हमने लिखा 11, 11 देखिए एक और स्वयं के अलावा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमने 11 लिख दिया, तो एक और स्वयं के अलावा और किसी से ये विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से हमने समझ लिया किसको, अभाज्य संख्या को और भाज्य संख्या को, कि अभाज्य संख्या क्या होगा और भाज्य संख्या क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या से ही संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि रहता है जी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से आधारित आपसे, इस पे आधारित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कह देगा, मैं एक क्वेश्चन ले लूं, मैंने लाया था क्वेश्चन, एक्चुअली प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन था ये। यस, देखिए क्वेश्चन है आपका कि हमें ना 96 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जी, पहले सबसे छोटे अंक से इसमें लगाएंगे हम लोग 2, 2 से जब हमने लगाया तो 48 दूना 96, फिर हमने लगाया 2 से, तो ये क्या हो गया देखिए 24 दूनी 48, फिर हमने लगाया 2 से, ये हो गया 12 दूनी 24, फिर हमने लगाया 2 से, ये हो गया 6 दूनी 12, फिर हमने लगाया 2 से, देखिए ये हो गया 2 तिया 6, यानी कि हम 96 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने का ये 3, यानी कि कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 बार 2 आ रहा है, यानी कि 2 का पावर 5 गुने 3 कितनी बार आ रहा है जी, एक बार, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कि हम 96 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर आधारित एक और प्रश्न है आपका 192 को, ध्यान रखिएगा 192 को कह रहा है क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, हमने 2 से लगाया, इसमें 2 निमा 18, 2 छक्का 12, ठीक है जी, फिर से 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा क्या जी 48 दूना 96, फिर हमने इसमें 2 से लगाया भाग, ये क्या हो गया 24 दूनी 48, फिर हमने इसमें 2 से लगा दिया भाग, ये क्या हो गया 12 दूनी 24, 2 से लगाया हमने 6 दूनी 12, फिर हमने 2 से लगा दिया 2 तिया 6। तो देखिए 192 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आया, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, अर्थात 2 का पावर 6 गुने, देखिए 3 एक बार है तो गुने का 3, ये हमने लिख दिया 192 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो आपसे एक पैटर्न, एक टाइप तो ये हो गया जिससे आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुछ अपरिमेय संख्या है, जैसे कि यहां ध्यान दे लीजिए। अच्छा, मैंने करा दिया था, ओके, मैंने सोचा मैंने ये पाई के बारे में नहीं बताया। ये जो पाई है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपरिमेय, कि इस पे आधारित कभी कभी ऑब्जेक्टिव तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे एक बात बस ध्यान में रखना है कि देखिए पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो 22/7 होता है, ये क्या होता है, यह एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, बस ये छोटी सी बात थी, ध्यान में रखिएगा। ओके, एक चीज और, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है जी,
2 होती है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य सम अभाज्य संख्या बेसिकली हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। आइए अब देखिए, इस पे आधारित तो हमने ये बेसिक क्वेश्चन देख लिए कि कैसे हमसे पूछ सकता है। जैसे हमने पहला टाइप में क्या देखा, समझा कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, पहला टाइप हमने ये कवर किया। दूसरा टाइप हमने क्या कवर करा कि भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, इसे हमने कवर करा। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम कैसे किसी बड़े संख्या को लिख सकते हैं, किसी भाज्य संख्या को लिख सकते हैं। तो वो हमने ऐसे कुछ उदाहरणों से देख लिया है। अब आपको प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है इस तरीके से, इसी पर आधारित ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपसे सवाल वो पूछ लेगा कि 72 और 120 का लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्त्य अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखिए आपसे प्रश्न पूछ इस तरीके से है, 72 तथा 120 का लसा तथा मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा सवाल आपसे कर लेगा। सवाल क्या है तो समझिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। 72 और 120 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो आइए साथ मिलकर लिखते हैं। 72 2 से हमने किया 36 दुना 72, 2 से हमने किया 18 दूनी 36, फिर हमने 2 से लगाया इसमें 2 निमा 18, फिर हमने 3 से लगा दिया तो 3 तिया 9। हमने 72 को क्या लिख दिया जी, ध्यान दीजिएगा 2 कितनी बार आया तो 1 2 3, यानी कि 2 का पावर 3 गुने 3 कितनी बार आया यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और ये 2, यानी कि 3 का पावर 2। हमने 72 को लिख लिया भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब बारी 120 की है तो 120 का जरा साथ मिलके लिखिएगा। ये रहा 120, 2 से करेंगे हमारा हो जाएगा 60 दूनी 120, 2 से करेंगे 30 दूनी 60, 2 से करेंगे हो जाएगा 15 दूनी 30, तो फिर 3 से हो जाएगा ये 3 पंचे 15। आइए 120 के लिए क्या लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कितनी बार 2 आया तो 1 2 3, 3 बार हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का पावर 3। उसके बाद देखिए 3 कितनी बार है आपका तो 1 बार है, तो गुने 3 का पावर 1 गुने 5 कितनी बार है जी तो 5 भी आपका 1 बार है, तो 5 का पावर 1। अब बारी है एलसीएम यानी कि लसा और मसा लिखने की। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग। जब हम लोग HCF लिखते हैं यानी कि महत्तम समापवर्त्य लिखते हैं, किसका किसका जी, पैटर्न को जरूर ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिखना है। तो HCF ऑफ 72, 120 72 और 120 का क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। हम तो सबसे पहले उस अंक को देखेंगे जो दोनों में हो। तो देखिए 2 दोनों में है। अब बात हम महत्तम की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मैं इसे हिंट के लिए लिख दे रहा हूं, थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा। छोटा पावर, जब हम बात महत्तम की करेंगे ना तो हम तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो 2। इसके अलावा किसका पावर दोनों में छोटा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पावर बराबर है तो कोई सा भी हम एक लिख लिए। तो हमने लिख लिया 2 का पावर 3। तो अब देखिए इसका और इसका बात खत्म हो गया महत्तम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। गुने, अब देखिए दूसरी संख्या मेरे पास क्या है यहाँ पे 3, ठीक है भाई, और यहाँ पे भी देखिए 3 है। अब 3 इसमें पावर 2 है, यहाँ देखिए पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है। तो हमने महत्तम के केस में क्या समझा है छोटा पावर, तो हम क्या ले लेंगे 3 का पावर 1 गुने, अब और कोई है जो मिल रहा है तो अब कोई नहीं मिल रहा है, तो बस इसे लिखिए 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुने 3,
8 गुने 3 आंसर क्या आ जाएगा 24। ये हो गया आपका महत्तम समापवर्ती। ठीक है, अब बारी है एलसीएम की। तो आइए एलसीएम को हम यहाँ पे लिखते हैं। एल सी यानी कि लघुत्तम समापवर्ती किसका किसका, तो 72 और 120 का। कैसे लिखेंगे तो ध्यान देंगे, बराबर। फिर से हम इसमें पहले देखेंगे, चलिए मैं इसे थोड़ा सा हटा दूं। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे वैसांक जो दोनों में, तो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो एलसीएम के केस में जो हम लेंगे ना, संख्याओं का बड़ा पावर लेंगे। ठीक है, ये सब मैं हिंट के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखने ये बात। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये चीजें याद रहे, क्योंकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर एलसीएम में बड़ा पावर लूं कि एचसीएफ में बड़ा पावर लूं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन बातों में। तो एलसीएम में बड़ा पावर लेना है। हमने इन चीजों को यहाँ से देख लिया। तो आइए देखिए, हमें 2 यहाँ भी है और हमारे पास 2 यहाँ भी है। तो दोनों का चूंकि पावर सेम है तो हम कोई सा भी लेके लिख दिए। तो हमने लिख दिया 2 का पावर 3 गुने। अब देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो चूंकि हमें बड़ा पावर लेना है तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है। तो हम क्या लेंगे 3 का पावर 2 गुने। अब देखिए जो मिल गया उसे तो हमने लिख लिया, उसे तो हमने लिख लिया। इसके अलावा जो बच गया उसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या बच गया 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 2 9 गुने 5। 8 पंचे 40, 4 नंबर 36, आंसर क्या आ गया 300। 8 पंचे 40, 4 नंबर 36, 360। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को। आइए अब देखिए, एक आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछ लेगा। हाँ, एक पैटर्न आपका ये पूछ लेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, देखिए सवाल क्या पूछेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बतावें कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से सवाल पूछ देगा। तो हमें क्या लिखना है 17/8। अब देखिए चूंकि हमने परिमेय संख्या हम क्या जानते हैं कि वो p बटे q के रूप का होता है। तो q को हम ब्रेक करेंगे तो q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 हमने लगाया, 2 चौक 8, फिर हमने 2 से किया तो 2 दूनी 4। देखिए क्या आ गया 2 का पावर 3। क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार यहाँ पे 1 2 और 3 बार। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 17/8 को 17/2 का पावर 3। अब देखिए एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा हमेशा, यहाँ पे जैसे हमें अगर प्रश्न कहे कि इसका दशमलव प्रसार लिखना है, क्या है शांत है या अशांत है। ठीक है, शांत है या अशांत है। तो पहली बात तो हम ये लिख देंगे कि यहाँ पे देखिए हमें क्या दिख रहा है कि 2 का पावर 3 गुने 5 नहीं दिख रहा तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0। अर्थात ये वैल्यू जो हमें कैसे किस रूप का मिल गया, ध्यान रखिएगा आपका जो यहाँ पे q मिल रहा है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का मिल रहा है। ठीक है, अतः आप क्या कह दीजिएगा कि दिए गए भिन्न का या फिर दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए एक तो हमने एक क्वेश्चन ये कवर कर लिया
कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हमने यहां से लिख लिया कि शांत होगा। अब सवाल आपसे कर लेगा कि हमें बताएं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। देखिए हम ऐसे ही लिखेंगे 17/8, चूंकि इसका हमने 8 का अभाज्य गुणनखंड अभी अभी हमने करा है, तो क्या आया हमें 2 का पावर 3। तो हम लिख लेंगे क्या, 17/2 का पावर 3। अच्छा देखिए इसको गुना कराइए 5 से, और 5 के ऊपर उतना ही पावर दीजिए जितना की पावर 2 के ऊपर है। तो 2 के पावर 3 है तो 5 का ही पावर 3 लेंगे। चूंकि हमने नीचे करा तो हम ऊपर भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्लियर है। यहां से देखिए हम क्या करेंगे, 17 गुने 5 का पावर 3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 25 125, यानी कि 17 गुने 125 हमने ऐसे लिख लिया। और बटा में हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 का पावर हो जाएगा 3। अब देखिए 17 को 125 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 पच्चे 85, 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 42, 2 हासिल 4, 17 एकम 17, 4 21, और बटा 10 के पावर 3, यानी कि 1 में कितना जीरो, 3 जीरो। ठीक है। अब देखिए हम जब इस वाले विधि को हमेशा आपको याद रखना है। देखिए बटा में कितना जीरो है, 3 जीरो है ना। हम ऊपर वाले अंक में ना पीछे से संख्या काउंट करेंगे, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो इसे कट करके और हम 3 संख्या के आगे डेसिमल डाल देंगे, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 2.125 आंसर। ठीक है। तो हमने इसे लिख दिया दशमलव प्रसार के रूप में कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। समझ आ गई बात। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला टाइप का जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये आपको पूछेगा कि देखिए ये आपसे पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 तथा 255 का मस निकालें। देखिए इस वीडियो सीरीज को लाने का सबसे बड़ा जो इसके पीछे का रीजन है ना, वो रीजन ये है कि आपका एक वीडियो में ना आप आराम से बैठे 1-1.25 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ये मोटो है बस। आप आराम से देखें, एक चैप्टर 1 से 1.25 घंटा में कवर करना है, डेट्स इट। ठीक है, विद ऑल कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 135 तथा 255 का मसा निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता है, हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि आपका r का वैल्यू क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। तो आइए इसे समझते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से महत्तम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 135 255। देखिए इस 135 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो a, 255 को किस नाम से जानते हैं, तो b, यहाँ पे आएगा हमारा q यानी कि क्वोशिएंट, और नीचे आएगा शेषफल यानी कि r। चलिए एक मर्तबा इसमें लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, हमारे पास शेषफल क्या आ गया 120 आ गया। तो देखिए इसे ना हम इस वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो हमारा ये एक तरीके से समझ लीजिए टर्म है, इसमें हम लेकर चलेंगे। ठीक है। तो स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या आ गया हमारे पास, a का वैल्यू देखिए क्या है, माफ करिएगा, ये हमारा b है और ये हमारा a है। ठीक है। तो a का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 255 प्लस, देखिए b का वैल्यू क्या है 120,
135। यहां से देखिए Q का वैल्यू क्या आया है 1, तो 135 बराबर है ये 135 गुने 1 प्लस शेषफल देखिए यहां से क्या आ गया आपको, ये आया है 120। अब लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे भी आपका r जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ओह ये ओके, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, 1 मिनट। ठीक है, ये रहा, ये बराबर का चिन्ह है। 255 बराबर 135 गुने 1 प्लस 120, यानी कि 120 आपका क्या है, r है। और यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम फिर किससे भाग लगा देंगे, देखिए देखिए अब की बार ये जो हमारा 120 है ना, 120 हो गया अब बी, और इसके लिए ए क्या बन जाएगा 135। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 135, एक मर्तबा लगाएंगे, देखिए 120, 5, 3 में से 2 घटेगा 1 और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में क्या लिख लेंगे 135 बराबर, देखिए यहाँ से बी क्यू, यानी कि बी का वैल्यू क्या आ रहा है 120, 120 गुने क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए 1, तो 1 प्लस शेषफल क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से 15, तो हमने लिख दिया 15। और इस तरीके से लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर देखिए 15 में 15 से भाग लगाएंगे किस में, 120 में। ये रहा, तो 15 अठे 120, ये आपका पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिए r बराबर क्या आ गया, हमें 0 मिल गया। तो अब हम लिखेंगे स्टेप 3, यहाँ से आपका देखिए a का वैल्यू क्या आएगा जी 120, तो 120 बराबर b का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है 15, 15 गुने q, यानी कि भागफल क्वोशिएंट 8 प्लस शेषफल आ गया 0। तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर 0 है, अतः HCF किसका किसका 135,255 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से b का वैल्यू क्या है 15, तो यही जो b है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 135 और 255 का। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ना एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए ये जो r है ना आपका शेषफल r, इस बात को अगर आपको समझना है ना, तो थोड़ा मैं यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जब भी किसी धनात्मक पूर्णांक में भाग लगाते हैं, तो मान लीजिए b हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है और ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, और जब हमने इसमें भाग लगाया, ये हमारा a है, ठीक है, तो मान लीजिए भागफल हमारे पास q आया और शेषफल हमारे पास आ गया r। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, ये जो r का मान होता है ना, या तो 0 के बराबर होगा, या फिर r हर स्थिति में b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्लियर है, r या तो 0 के बराबर हो जाएगा, और जैसे 0 के बराबर हो जाएगा हमारा जो भागफल, यानी कि हमारा जो b का वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महत्तम। सेकेंड थिंग
कि r अगर 0 के बराबर नहीं है तो b यानी कि आपके b के वैल्यू से क्या होगा, छोटा रहेगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट टाइप को हम लोग कवर करते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा जा सकता है, एक मिनट, यस, वो आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यापित करिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए रहेगा, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से सवाल आएगा। तो हम सिर्फ इसमें एक ये कवर करेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद √5, √7, √11 जितनी भी संख्या आएंगी उसको इसी पे हम लोग कर लेंगे, माफ करिएगा। हम सबसे पहले देखिए इसे जो हम सत्यापित करते हैं ना, जिस विधि से करते हैं उस विधि का नाम है विरोधाभास विधि, यानी कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, इसमें हम पहले किसी संख्या को मान लेंगे कि चलिए ये है, जैसे कि हमने यहाँ पे मानना है क्या, कि हम यहाँ पे मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आगे चल के हम ये साबित कर देंगे कि हमने जो माना है वो हमारी मान्यता गलत है, अतः √2 अपने आप क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आइए हम कंसिडर करते हैं, यानी कि हमने लिखा माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः जब ये परिमेय संख्या होगा तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं कि √2 p/q के रूप का होगा, जहां पे p, q का जो HCF होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो p, q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है। हमने इस बात को लिख दिया। अब लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, देखिए हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ पे दोनों यानी कि √2 और यहाँ पे p/q है, तो चलिए वर्ग करते हैं। तो √2 और इधर आपका है p/q, हम इस दोनों को वर्ग कर देते हैं। तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2, और p/q यानी कि p का वर्ग p² और q का वर्ग q²। ठीक है, तो यहां से देखिए हम जब q को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे और 2 को इधर लाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, q² इज इक्वल टू p²/2। क्लियर है? आइए चलिए अब देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमें लिखना है, वो क्या है कि अगर ये p² 2 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। हमने लिखा कि अगर p² 2 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा अर्थात हम लिख सकते हैं p/2 इज इक्वल टू n, देन p बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × n, यानी कि 2 यहाँ पे आके गुना में आ जाएगा, यानी कि हम इसे कंसिडर कर लेंगे। दिस इज आवर स्टेटमेंट फर्स्ट। आशा करते हैं ये वाला पॉइंट आपको समझ आया हो, और हम यहाँ से ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे हम मान लेते हैं, इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, क्लियर है? आइए
अब क्या लिखेंगे, p बराबर 2n। देखिए हमने जो यहां से p बराबर 2n निकाला है ना वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे। तो लिखेंगे p बराबर 2n समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से क्यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, तो इसे एज इट इज रहने दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर, अच्छा p की जगह क्या आ जाएगा जी, 2n, अर्थात 2n का स्क्वायर और बटा में क्या है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा, यहां से देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये n का वर्ग क्या हो जाएगा n स्क्वायर और बटे का 2, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर। तो जब ये वाला 2 इधर आएगा तो हम n यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर भागा 2 बराबर n स्क्वायर, अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा, अतः, या फिर ऐसे लिखिए कि चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः क्यू भी क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, हमने समझा कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है, तो क्यू भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। तो अगर 2 से विभाज्य होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या, क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू, लेट सपोज कि कुछ भी भागफल आ गया है, यहाँ पे मान लीजिए m आ गया, हमने इसे कंसिडर कर लिया स्टेटमेंट बी। अब देखिए यहां से एक विरोधाभास क्या उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न ये हुआ कि हमने माना है कि p और q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि कह सकते हैं कि जिनका HCF महत्तम या तो 1 होता है, या फिर और दूसरे विधि से क्या समझ सकते हैं कि इन दोनों संख्या में एक ही कॉमन संख्या होती है जिससे क्या हो, उस दोनों में भाग लग जाए। लेकिन यहां पे देखिए क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 1 से क्या हो रहा है, देखिए P में 2 से भाग लग रहा है और Q में भी 2 से भाग लग रहा है, अर्थात P और Q में एक कॉमन संख्या 2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि P और Q का HCF 2 हो गया। लेकिन हमने तो यहां माना है कि सहभाज्य है, अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम यही बात लिखेंगे, कथन A तथा B से P, Q क्रमशः 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता या फिर परिकल्पना आप लिख सकते हैं कि क्या है, गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस प्रूव हो गया। अब देखिए
ये आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कितना बड़ा है सर, कैसे होगा भाई मेरे, कोई बड़ा नहीं है, नंबर दे के जाएगा, यही सब समझिएगा। आपसे अब पूछ सकता है कि सत्यापित करिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो अब पूछ दिया मान लीजिए 5, तो जहां जहां 2 दिखे आप हर जगह क्या लिखेंगे, 5। हर जगह लिखेंगे आप 5, जहां जहां आपको 2 दिखे। सावधान एक बात पे, यहाँ पे जब 2 लिखिएगा ना तो इसका वर्ग हो जाएगा 4, और जब हम 2 के जगह 5 लिखेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 25। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी हर जगह जैसे हमें साबित करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां 2 दिखे हर जगह क्या हम लिख देंगे, 7 लिख देंगे। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाकी अन्य यानी कि अन्य जैसे कि हमें √5 साबित करना हो, या फिर हमें साबित करना है √7 को, या फिर हमें किसी को भी साबित करना है, हम साबित कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि सब साबित करिए, या फिर लिख सकता है सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से आपको कह सकता है। तो आप क्या लिखिएगा, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 3√2 बराबर p/q, जहां पे p, q क्या है, सह अभाज्य है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर, देखिए 3 यहाँ पे गुना में है, बटा में आ जाएगा, p/3q। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ p, q, 3 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अतः जब एक पूर्णांक है तो p/3q क्या हो जाएगा जी, p/3q एक परिमेय संख्या होगा। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, तो देखिए यहां से एक अपरिमेय संख्या और इधर है दूसरी तरफ क्या है जी, परिमेय संख्या। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। इसी बात को हम लिख देंगे कि अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकते हैं बराबर किसके, तो परिमेय संख्या। तो हम जब ये बराबर नहीं हो सकते हैं तो हम क्या लिख देंगे कि इसीलिए हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट और कौन सा टाइप आपका पूछ सकता है। ओके, एक इसी पे आधारित साबित सत्यापन पे ही आपको एक और टाइप का सवाल पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है सत्यापित करें
कि 15 माइनस रूट 3, 15 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना विरोधाभास विधि से करते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत से ही करा बताया है। हम क्या लिख सकते हैं, माना 15 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 15 माइनस रूट 3 बराबर P बटा Q, जहां पे P, Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं है। सेम बात। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे 15 माइनस रूट 3 है, तो एक काम करिए, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 15 P बटा Q, यहाँ पे देखिए प्लस का है ना, ये इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस P बटा Q बराबर, ये आपका माइनस का रूट 3 जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 3। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका Q, तो हम क्या लिख सकते हैं, 15Q माइनस P बराबर रूट 3। अब सेम बात लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ 15, Q, P पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः जब ये पूर्णांक है तो 15Q माइनस P बट्टे का Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो अभी हमने बोला है कैसे लिखेंगे हम लोग, कि कभी भी जो अपरिमेय यानी कि कभी भी आपका परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसके, तो आप लिख दोगे अपरिमेय के, अपरिमेय संख्या के। तो अब आगे क्या आ जाएगा, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो हम क्या लिख लेंगे, इसीलिए 15 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? आशा करते हैं ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं चेक कर ले रहा हूं कि मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए पिक करे हैं, क्या उसमें से कोई और छूट भी रहा है क्या। चलिए, ओके, ऑलमोस्ट डन। ओके, सो आशा करते हैं ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। और अभी ये वास्तविक संख्या के ऊपर ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा ओरिएंटेड था, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर होगा, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर हम लेके आएंगे उसमें द्विघात समीकरण, फिर बहुपद के ऊपर लेके आएंगे। इस तरीके से एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करते चलेंगे पूरे टाइप के क्वेश्चन के साथ। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवाएंगे
वो आपके प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के बीच साझा करें। शेयर करना देखिए ना भूलें, आप शेयर करिएगा तो उन बच्चों को भी थोड़ा सा भला हो जाएगा कि मान लीजिए जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं और इस कोविड-19 के कारण वैसे भी लोगों का फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा वीक हो गया है, ऐसी स्थिति में उन्हें भी थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।